आप सारी उम्र सीखते हैं और हर व्यक्ति आपको सिखाता है और बच्चे स्पेशली आपको ज़्यादा सिखाते हैं। और जब आप एक टीचर की भूमिका में होते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदल जाता है। बेटा इनकी जो सैलरी हमारी फीस से आ रही है, ओके ट्रू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कमरा कैसे बंद हुआ, दरवाजा कैसे बंद हुआ, ऐसा क्या कर रहे हैं भैया, पढ़ रहे हैं ना आप बच्चे। अब देखिए एक पक्षी अपने बच्चों को कैसे सिखाता है, घोंसला बनाता है, अंडे देता है, अंडों से बच्चे जब निकलते हैं तो वो पहले उन बच्चों को के मुंह में दाना डालता है कि पहले उनको फीड करता है। तो जीवन की जो शुरुआत है उसमें सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो पहले बच्चों की परवरिश करता है। हमें बच्चों को मात्र पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाना है, बिल्कुल। उनके अंदर इनकलकेट करने हैं संस्कार, उनके अंदर वो गुण पैदा करने हैं, वो फाउंडेशन, वो आधार उनको देना है। अगर माँ बाप ने घर में बच्चे से कहा कि बेटा मेरा फ़ोन आया है, कह दो पापा घर पे नहीं है, तो हम लाभ कहते रहे कि यू शुड नेवर टेल अ लाई। कि हम हमेशा अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और दूसरे की गलतियों को उजागर करते हैं। किसी टीचर ने कोई शिकायत कर दी तो घर जाके ना बड़ी पढ़ने वाली है। आज ये ऐसा नहीं रह गया है। जब तुम्हारी मम्मी तुमको बेवकूफ़, पागल, गधा कहती होंगी ना, कहता है हाँ मैम वो तो कहती हैं, हमने कहा तो तुम क्या करते हो, उनके गले में हाथ डाल के अरे मम्मा अरे सॉरी, प्यार करते हो ना। तो वो जो तुम्हारे टीचर है जो अपना वो 8 घंटा जो वो अपने बच्चे को दे सकते थे वो तुमको दे रहे हैं, तो उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे लिए। अयस्क भी सोने के रूप में नहीं आता। तो आपके ऊपर जितनी चोट पड़ेंगी, मुश्किलों से आप गुजरोगे, उतने आप बेहतर बनते चले जाओगे। बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर जो कनेक्ट है ना वो उतना बन नहीं पाता। पेरेंट्स भी बच्चों को इतना टाइम नहीं देते और बच्चे भी अपने, उनको एक कमरा चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए और चार्जर चाहिए, उनकी दुनिया उसी में है। माँ बाप का साया है दुनिया में चांदनी, वो हर अंधेरे को बनाते हैं रोशनी। प्रेम, परवरिश और त्याग के प्रतीक, अच्छी पेरेंटिंग से जिंदगी को बनाते हैं रागनी। दोस्तों, बच्चों के जीवन के आर्किटेक्ट होते हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता। एक बच्चा जब तैयार हो रहा होता है तो सबसे बड़ी भूमिका उसके अपने घर की होती है। वो जीवन में जाके क्या करेगा, वो अपने जीवन के साथ साथ देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या निर्णय लेगा और अपने निर्णयों से समाज को और देश को कहाँ ले जाने का काम करेगा, ये सारा निर्भर करता है उसकी पेरेंटिंग पर, उसकी परवरिश पर, और जिसके अंदर अहम रोल होता है उनके माता पिता का, पेरेंट्स का। तो दोस्तों, आज का जो हमने पॉडकास्ट का टॉपिक रखा है वो पेरेंटिंग पे ही रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज में स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी खास हैं। उनकी परवरिश हुई है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद को माना जाता है संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का। और इनके व्यक्तित्व में भी हमें देखने को मिलेगा एक संगम ज्ञान का, प्रेरणा का और सहजता का। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर तुलिका गुप्ता का, जो हमारे पॉडकास्ट में आज खास मेहमान हैं। और इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे पेरेंटिंग में, इनकी अपनी जर्नी को जानेंगे, कैसे इनका इंटरेस्ट बना एजुकेशन के लिए और क्या इंसाइट्स इनके रहे, कैसे जीवन को इन्होंने चलाया। पेरेंटिंग के अलावा इन्होंने और क्या क्या अपने जीवन के अंदर किया। दोस्तों, इनका अगर मैं प्रोफाइल पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट इसी के अंदर चला जाएगा, हमें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक एजुकेशनल लीडर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर इन्होंने अपनी पीएचडी की है, एमबीए किया है और बहुत लंबे समय तक कॉरपोरेट लीडर रही हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के पदों पे रही हैं। और इन्होंने कंटिन्यू अलग अलग स्किल्स के सर्टिफिकेशन इन्होंने लिए हैं और बहुत अलग अलग विषयों के अंदर इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने और बहुत सारी कंपनीज के लिए एज ए स्ट्रेटेजिस्ट काम किया है, रणनीतिकार काम किया है। बहुत सारी जीवन के अलग अलग इनके पक्ष हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर तुलिका का अपने इस बियॉन्ड बाउंड्रीज में। नमस्कार डॉक्टर साहब, और सभी सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपने मेरा पूरा विस्तृत रूप से एक परिचय दिया, इस परिचय में बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मैं अपने आप को सिर्फ इतना मानती हूँ कि जीवन में जो भी आया, जिस समय जो चीज़ मेरे सामने आई, उसको मैंने बहुत सहजता से प्रभु की एक मार्गदर्शक समझ करके उसको बस लेते चले गए और याद रखा कि ये सब वहाँ से आ रहा है और ये आपको ही मिलना था। तो
ये एक मुझे बड़ी लगता बात है जब आप इतना ज्ञान लेने के साथ साथ सहज हो जाते हो। हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जर्नी से। आपने अलग अलग पदों पे काम करते हो, स्पेशली एजुकेशन के उसमें आप डालमिया के ग्रुप के अंदर, सनबीम के अंदर उनके एज ए प्रिंसिपल और सीईओ आपने काम किया, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने प्रिंसिपल काम किया। और अब ये हमारा करनाल का सौभाग्य है कि अब नारायणा ग्रुप का एक स्कूल करनाल में भी आ रहा है। जी जी जो निर्मल स्कूल था पहले, वो नारायणा ग्रुप का Right. स्कूल होने वाला जी, है। जी, जी। उसमें एज ए प्रिंसिपल आ रहे हैं, उसमें ऐसे एजुकेशनल लीडर आ रहे हैं, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट आ रहे हैं। उस स्कूल को इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश करने का काम आपको नारायणा ग्रुप ने दिया है। तो आपकी सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपकी यात्रा एजुकेशन में कैसे शुरू हुई और कैसे आपका मन बना और कैसे आपका वो संघर्ष रहा, वो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है जी। कि शिक्षा घर में हमेशा हमारे एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है शिक्षा ने। मेरे पिता खुद एक शिक्षक रहे। अपनी यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी अपने विवाह के पहले। जी। उसके बाद फिर वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में रहे, वो भी एक बड़ा लंबा अंतराल था। लेकिन शिक्षा हमेशा घर में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे केंद्र में रही घर में, जिससे बातचीत। तो किताबें हमेशा बहुत लगाव रहा मुझे और मेरे छोटे ब्रदर हैं उनको। तो ये तो नहीं कहूँगी कि शुरुआती दौर में कि मुझे कोई ऐसा मन में विचार था कि मैं शिक्षक बनूंगी या ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बहुत थी, पढ़ने का बहुत शौक था। जो मेरी शिक्षा रही वो पूर्ण हुई और मुझे लगता है कि माता पिता का बहुत सहयोग रहा उसमें। उसके बाद MBA की डिग्री करने के बाद, जैसा उस ज़माने में होता था कि हम लोग सब नौकरियां खोजते थे, तो हमने नौकरी खोजी। वो उस समय Naukri.com नया नया आया था। जी जी बिल्कुल। तो हमें याद है हम लोग साइबर कैफ़े में बैठ के नौकरियां खोजते थे। तो एक जॉब मुझे मिली और वहाँ मेरा काम अधिकतर ट्रेनिंग का हुआ, HR में ट्रेनिंग का हुआ। तो मैं रोज़ सोचती थी कि ये मैं 100-200 लोगों को एक ही बात हर हफ्ते रिपीट करती हूँ, बैच आता है जाता है, तो ये क्या बड़ा बोरिंग सा मुझे दे दिया है। लेकिन खैर वो जर्नी यात्रा रही। और 2 साल बाद मुझे अचानक से एक पिता के मित्र थे, उन्होंने कहा कि इसको टीचिंग में डालो, ये अच्छा करेगी टीचिंग में। सो फ्रॉम देयर, मतलब दैट्स हाउ वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और पहला जो क्लास मैंने लिया, मैं एक्चुअली हायर एजुकेशन में मैंने 10 साल बिताया है। जी। तो MBA के स्टूडेंट्स, BTech मैंने के देखा कि स्टूडेंट्स, लगभग 20 साल का आपका पीरियड रहा है तो उसमें से मैनेजमेंट आप जी, तो वो 10 साल आप समझ लीजिए पूरा हायर एजुकेशन। और उस समय मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि आप हायर एजुकेशन में जब एंट्री लेते हैं तो यू हैव टू, आपको PhD में या रिसर्च स्कॉलर के रूप में आपको आगे अपनी यात्रा बढ़ानी होती है, क्योंकि फिर वो नहीं तो आपकी जो उन्नति है या प्रगति है वो रुक जाएगी, फिर वो आप विकास वहाँ पे रुक जाएगा। तो मैंने एनरोल करा लिया और पहला क्लास मुझे याद है, तो मुझे लगा कि ये इतने बड़े बड़े लड़के हैं या लड़कियां हैं, इनको मैं क्या पढ़ाऊंगी, इनसे मैं क्या बात करूंगी। लेकिन वो जो यात्रा थी वो उन बच्चों से ज़्यादा, मैं आपको आज ये ज़रूर मेंशन करूंगी यहाँ पे जी। कि हम शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग मुझे सुनेंगे या समझेंगे इस बात को कि हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, पर ये बात बिल्कुल उल्टी है। हम एक्चुअली हर क्लास में खुद सीखते हैं, हर कक्षा में। मुझे याद है मेरी हर लेक्चर में जब मैं बाहर निकलती थी तो बच्चे कहते थे मैम आज बड़ा अच्छा लगा, आज ये बात सीखी। तो मैं कहती थी नहीं, आज मैंने तुम लोगों से ये सीखा। सो इट इज़ अ जर्नी। और वो क्लास के बाद मैंने सीखा कि यही मेरा काम है, मुझे मज़ा आने लगा। मैं अपनी इस पूरी यात्रा में एक बात ज़रूर मैंने देखी कि मुझे मज़ा बहुत आया, मैंने इन्जॉय बहुत किया और शायद इसीलिए मेरा प्रोफेशन बन गया। वो जो अंग्रेज़ी की बड़ी फेमस लाइन है कि इफ़ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, सो क्या बात है। तो वो मेरा दोनों ही हो गया, पैशन भी था और प्रोफेशन भी बन गया। दोस्तों, एक शानदार टेक अवे ये है इस क्वेश्चन के आंसर का कि आप सारी उम्र सीखते हैं और हर व्यक्ति आपको सिखाता है, और बच्चे स्पेशली आपको ज़्यादा सिखाते हैं। और जब आप एक टीचर की भूमिका में होते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदल जाता है, और वो दृष्टिकोण आपको और ज़्यादा डीप गहराई में एक गोता लगवाता है, और उससे और ज़्यादा आप अलग अलग पहलुओं को देख पाते हो, जिससे आप पूर्णता की ओर जाते हो। डॉक्टर तुलिका, बच्चे के विकास में हम सब जानते हैं कि माँ बाप की एक अहम भूमिका होती है, और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से 70% जो सक्सेसफुल बच्चे हैं जी जी उनकी पर्सनैलिटी का जो अहम पार्ट है वो बचपन में जब वो पेरेंट्स के साथ होते हैं तब बनता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को एक बहुत ही अपने आसपास जो हमारे जीव जंतु हैं, जी,
तो हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य एक सामाजिक जो प्राणी है और बाकी जो हमारे पास जीव जंतु हैं उनमें और हम मनुष्यों में क्या फ़र्क है। तो मैं इसको बहुत एक छोटी सी बात है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पशु पक्षी कोई भी जी वो भी माता पिता बनते हैं, उनके यहाँ भी जीवन एक नया जन्म ज़रूर होता है, तरीके अलग हो सकते हैं। अब देखिए एक पक्षी अपने बच्चों को कैसे सिखाता है, घोंसला बनाता है, अंडे देता है, अंडों से बच्चे जब निकलते हैं तो वो पहले उन बच्चों को के मुंह में दाना डालता है कि पहले उनको फीड करता है। तो जीवन की जो शुरुआत है उसमें सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो पहले बच्चों की परवरिश करता है, पहले उनको खाना पानी दाना सब देता है जो हम भी करते हैं जी फिर वो उनको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग में वो क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूर उड़ान भरते हैं और अपने बच्चों को ले जाते हैं और ज़्यादा दूर नहीं जाते। वो तो जा सकते हैं पर वो नहीं जाते कि बच्चे दोबारा घर बच्चों का के हिसाब रास्ता से अपने आप को ढालते हाँ हैं। नहीं वो रास्ता भूल ना जाएं, Yes. क्योंकि पक्षी तो भाई आसमान में जी, कोई जी। बाउंड्री तो बनी नहीं है कि जी, रास्ता है, मैप है, गूगल मैप तो है जी नहीं। जी जी तो वो वापस आते हैं और घोंसले का रास्ता दिखाते हैं। ये मुझे लगता है पेरेंटिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ अपने बच्चों के लिए संसाधनों को जोड़ना नहीं है। जी गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि माता पिता अक्सर, मैं श्लोक तो मुझे नहीं याद है पर उसका अर्थात जी, मतलब जो भावार्थ है वो ये है कि माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए संसाधन जोड़ते हैं। जी उन्हें जोड़ना चाहिए सिर्फ उनके अपने अंदर के विश्वास को और उनकी अंतरात्मा बहुत को। बढ़िया। अगर वो अंतरात्मा जुड़ गई, वो विश्वास मिल गया तो बाकी किसी संसाधन की ज़रूरत नहीं है। तो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा नियम है कि बच्चों की आत्मा का विकास हो। आत्मा और बुद्धि के बीच का जो रिश्ता है वो इतना सा है कि जब ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित होगा ना तो आपके पास विवेक आ जाएगा और जब विवेक आ जाएगा तो आत्मा अपने आप जुड़ क्या बात है, जाएगी। बहुत तो शुभ। इसलिए ये जो पूरी जर्नी है ज्ञान की, प्रकाश की, ये कोई टीचर नहीं दिखा सकता। जी। ये नहीं दिखा सकता। अगर माँ बाप ने घर में बच्चे से कहा कि बेटा मेरा फ़ोन आया है, कह दो पापा घर पे नहीं है, तो हम लाख कहते रहे कि यू शुड नेवर टेल अ लाई। उसने तो घर में देखा कि पापा ने कह दिया, फ़ोन उठा के कह दो बेटा पापा घर पे नहीं है। जी तो हमने तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दिए ना स्कूल की टीचिंग में और घर के वातावरण में। यस तो दोनों में सामंजस्य जब हम नहीं बैठा पाते हैं तब जो प्रश्न है आपका कि जो अक्सर सक्सेसफुल बच्चे होते हैं, आप देखिए उनकी पेरेंटिंग क्योंकि सही थी तो उनके स्कूल ने भी आउट परफॉर्म किया। बहुत बढ़िया। हम देश के 16,000 क्रीम बच्चे उठा करके किसी भी स्कूल को दे दें वो आईआईटी है। आईआईटीज आर नॉट ग्रेट बिकॉज दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदर इसलिए वो आईआईटी नहीं है। उनके पास बच्चे हैं जो ब्रिलियंट हैं, जो टैलेंटेड हैं, इसलिए वो ग्रेट है। Yes. तो आप किसी संस्थान को कंट्री के 16,000 बेस्ट Yes. बच्चे दे दीजिए, दैट विल बी इन आईआईटी। Yes. लेकिन उन आईआईटीएंस में जो काम करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो 18 साल जो पीछे से आए हैं वो उनके जो उनकी एटीट्यूड में foundation दिखते हैं, तैयार जो होने उनकी में लगी फाउंडेशन है। में लगी। वो मैं आईआईटी के मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं आईआईटी कानपुर में एक लेक्चर दे रही थी। जी तो मैंने वहाँ देखा कि एक दिन वहाँ पावर कट हो गया, भयंकर, पूरा सब ब्लैकआउट और क्लासेस चल रही थी। 4 बजे का समय था शाम का। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, क्लास खत्म हो अरे बड़ा मजा आ गया, लाइट गई, अब तो पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, अपने प्रोफेसर को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने कहा सर आइए जरा गार्डन में ये लेक्चर पूरा कर दीजिए, ये टॉपिक मत खत्म करिए। एंड दे स्टार्ट इन द गार्डन में बैठे और प्रोफेसर साहब बैठे और वो लेक्चर कंटिन्यू हुआ। तो ये सिर्फ एटीट्यूड का फर्क है। जब तक शिक्षा के पीछे नियत नहीं होगी, पेरेंटिंग नहीं होगी, तब तक शिक्षा का अर्थ कुछ भी नहीं है और वो अर्थहीन है, वो अधूरी है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का काम सिर्फ इतना है कि वो जो शिक्षा दी जा रही है स्कूलों में उसका अर्थ वो घर में समझाएं। हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Yes. और पिताजी जो हैं वो या मम्मी जो हैं वो घर में किसी के साथ लेन देन में या किसी तरीके के व्यवहार में कुछ ऐसा डिसऑनेस्ट एक्शन हो रहा है तो बच्चे के लिए हम क्या उदाहरण खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी वर्च्यूज हैं हमारे समाज के, हमारे संस्कारों के, हमारे धर्म के, वो सारे भी यही कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो धन और रिसोर्सेज की डॉक्टर तुलिका के जो उन्होंने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, उसका सार यही है कि हमें बच्चों को मात्र पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाना है। उनके अंदर इनकलकेट करने हैं संस्कार, उनके अंदर वो गुण पैदा करने हैं, वो फाउंडेशन, वो आधार उनको देना है जिसपे एक मजबूत बिल्डिंग रूपी भवन बने और वो समाज को, देश को, परिवार को और खुद को बहुत ऊंचाइयों पर स्थापित कर सके। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है।
स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च हुई है जिसमें 60% जो बच्चे हैं, जो 60% एक स्किल आती है लीडरशिप की, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जो बचपन में सिखाई जाती है, चाहे वो बच्चा स्कूल से सीखे चाहे घर से सीखे, वो इनकलकेट आने से, और उसका सबसे बड़ा जो प्राइमरी सोर्स पेरेंट्स ही होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी जो आपने कहा कि जो लीडरशिप की स्किल है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जी, घर में सभी के पास, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो एक प्रोफेशनल के रूप में हो, वो माता पिता के रूप में हो, वो बेटे के रूप में, किसी भी रोल में हो, हम अपनी अपनी एक व्यक्तित्व में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अक्सर उन संघर्षों के दौरान हम या तो कभी कभी होता है, हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, मनोबल खो देते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं, या हम एक तरीके से एक ऐसी भावना से ग्रसित हो जाते हैं जिसमें हम सारा का सारा ब्लेम या सारा का सारा जो एक अपराध होता है वो हम दूसरों का मानते हैं कि भाई उसने ये किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, उसने ये किया। जाने अनजाने में हम बच्चों में एक गलत परिचय हम उनको देते हैं, या एक गलत भावना उनके अंदर आ जाती है कि पापा के ऑफिस में जब भी प्रॉब्लम है तो वो उनके बॉस की गलती है। एक्चुअली इसमें एक रूल है, प्रोबेबिलिटी, हमें लगता है मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी इतना पढ़ा होगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। 50% गलती हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की होगी, ये प्रोबेबिलिटी का नियम है। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ गुस्सा किया या कोई आपसे कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ वाद विवाद हुआ, तो 50% गलती उसकी डेफिनेटली है उसकी, लेकिन 50% तो आपकी भी है। अब हमारी क्या, जो हमारा जो एटीट्यूड है या जो हमारी अप्रोच है वो क्या होती है, हम पहले वो 50% ठीक करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे का है। उसको ऐसा नहीं करना था, उसने ऐसा क्यों बोला, उसके साथ ऐसा कि मैंने कभी नहीं किया। एक्चुअली इसको रिवर्स करना पड़ेगा। पहले गलती का सारा दारोमदार आपको अपने ऊपर लेना है। पहले ये मानना है कि ये जो मेरा 50% गलत हुआ, शायद मैंने मुंह से कुछ निकाल दिया, या मेरे एटीट्यूड में या मेरे व्यवहार में कहीं कुछ ऐसा था जो उस व्यक्ति को खराब लगा, वो मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि वही आपके कंट्रोल में है। दूसरे का व्यवहार और व्यक्तित्व आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लीडरशिप का पहला लेसन जो है, लीडर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर्स को पहले गलत निर्णय हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, आप लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम तो आपकी मार्गदर्शक पे चल रही थी, आपने जो मार्ग दिखाया उस पे चल रही है। अगर क्रेडिट आया तो लीडर को खुद नहीं लेना है, वो बांटना है, क्रेडिट बांटना है और गलतियां स्वीकारनी है। ये घर से सिखाया जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर पिता या माता में गलतियों को अपने अंदर मानने की या उनको सहजता से अपनाने की शक्ति नहीं है तो वो एक कमज़ोर व्यक्तित्व हैं। अगर वो सारा का सारा दावेदार किसी और को मानते हैं या वो सारा का सारा जिम्मेदार किसी और को मानते हैं हर गलती में, तो ये एस्केपिस्ट हैं, फिर वो लीडर नहीं है। और हम एज पेरेंट्स, जब हम अपनी गलतियों की वजह से, मैं जब एजुकेशन में रही हूँ इतने साल, तो एक प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, बहुत टैलेंटेड टॉपर। मैंने कभी अपने बच्चों के साथ, मैंने कहा बेटा मैं ना, मेरे भी क्लास में कम नंबर आए, मम्मी ने डांटा मारा, फेल तो नहीं हुए, खैर गलतियाँ की मैंने, क्लासेस में कभी क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, नोट्स नहीं लिया, तो वो सब मुझे ऐसे देखते थे कि प्रिंसिपल मैम ने भी ये किया है। डेफिनेटली किया है भाई, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। गलतियां सीखने का एक प्रोसेस है, वो हिस्सा है उसका, जर्नी का पार्ट है। आज मैं कुर्सी के इस तरफ हूँ, पर देयर वाज अ टाइम जब मैं उस तरफ थी ना। तो मैंने ये अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल कहा है, मैंने कहा मैंने भी रिलेशनशिप्स में गलतियाँ की हैं, मैं भी गुस्सा करती थी, लेकिन मैंने बताया कि उस जर्नी को मैंने कैसे कंप्लीट किया। 2012 में मेरे हाथ में एक मेरे ही गुरु थे, आप मेरे एक तरह से मेरे आध्यात्मिक गुरु भी थे और मेरे बॉस भी थे। उन्होंने मेरे हाथ में गीता पकड़ाई, तो मैंने वो 2012 के बाद अपने अंदर बहुत बदलाव देखा। तो गलतियों को सहजता से स्वीकारना भी लीडरशिप है, और यही सबसे बड़ी कला है। जिस दिन हम अपनी गलती पे काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी गलतियां ही आपको सिखा देंगी कि नहीं ये काम इससे और बेहतर तरीके से हो सकता था, और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। घर में अगर ये एस्केपिस्ट माहौल होगा तो वो बच्चा लीडर नहीं बन पाएगा, वो फॉलोवर तो बन जाएगा, लीडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि लीडर होने की सबसे पहली निशानी है कि गलतियां आप खुद स्वीकारें, और जो भी क्रेडिट है या जो भी किसी तरफ आपको कोई अप्रिसिएशन मिला है या कोई आपको उसको बांट दें,
कोई भी आपको सम्मान मिला है वो सब में बांटें, उससे आप दुगना मोटिवेशन देंगे दोस्तों ये बिल्कुल साइंस की बैकिंग भी ये है कि हमारे दिमाग के अंदर रिवॉर्ड हार्मोन होता है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं, और जब हम किसी को अप्रिशिएशन देते हैं तो वो डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है और वो आपको मोटिवेट करता है टू प्रोसीड, टू मूव फॉरवर्ड। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दुनिया की सबसे बढ़िया किताबों में से है। जी। उसमें जो 5वीं हैबिट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले खुद को समझिए। होता क्या है कि हम हमेशा अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, बिल्कुल है ना, और दूसरे की गलतियों को उजागर करते हैं। होना ये चाहिए कि हम जिम्मेदारी लें और लोगों को एप्रिशिएशन जो मिला है उसको बांटना सीखें। तो इस तरह से अगर चीजें होंगी जैसे आपने कहा तो बच्चे रियली उनके अंदर लीडरशिप। इसमें एक लास्ट मैं बात ऐड करना चाहूंगी। मेरे पिता ने मुझे एक बार ये कहा था, हम लोग, मैं शायद बीकॉम वगैरह में थी, तो कुछ निर्णय लिया था मैंने, कुछ मुझे याद नहीं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड था, कुछ था जी। तो जब वो निर्णय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने उसको कहा पापा ये मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने मुझे उस दिन एक बात बोली थी। उन्होंने कहा बेटा जब कोई निर्णय ले लिया, अब वो अच्छा है या खराब है वो तुम्हारा है, स्टैंड बाय योर डिसीजंस। जो निर्णय आप लें, ये मैं सारे बच्चों से ही नहीं, मैं माता पिता से, बच्चों से, सारे युवाओं से कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई निर्णय लें तो उसके साथ रहें। अगर आपने गलत ले लिया, हद से हद क्या होगा, गलत निर्णय ही आपके अनुभव होंगे और वही अनुभव आपके जीवन के सबसे बड़े अचीवमेंट्स होंगे। आपने वही बात रिपीट कर दी कि या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, मैं कभी हारता नहीं। हारता तो कोई नहीं है, हारने का जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये मेरे फादर ने मुझसे कहा कि आप उसके साथ रहें। गलत किया, अनुभव हुआ, सही किया तो अचीवमेंट हो गया। सो दैट इज हाउ यू लर्न। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है एज अ लीडर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर तुलिका, एजुकेशन के अंदर एक ट्रायंगल बनता है, पेरेंट्स का, स्कूल का, स्टूडेंट्स का, बच्चों का। जी। तो इस ट्रायंगल का बैलेंस कैसे बनाया जाए ताकि एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी विद्या हम बच्चों के अंदर दे पाए? देखिए, मैंने आज के पेरेंट्स में, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं खुद एक माँ हूँ और बच्चों के बीच में रही भी हूँ और बच्चे घर में भी मेरे साथ काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहता है। लेकिन मैंने एक बहुत जो मैंने एक अनुभव किया है, एक जो बहुत बड़ा ट्रांजैक्टरी चेंज हुआ है, बहुत बड़ा, वो पेरेंट्स के अप्रोच में हुआ है टुवर्ड्स टीचर्स या टुवर्ड्स टीचिंग फ्रेटर्निटी। आप अपना बचपन याद करिए, मैं याद करूँ, हमें डर लगता था कि पिताजी अगर स्कूल आए, एक ही दिन आते थे, साल का रिपोर्ट कार्ड फाइनल, और माँ बाप के पास टाइम ही नहीं होता था। और अगर उस दिन क्लास टीचर ने या किसी टीचर ने कोई शिकायत कर दी तो घर जाके ना बड़ी पढ़ने वाली है। आज ये ऐसा नहीं रह गया है। मुझे बहुत दुखद अनुभव रहे हैं इसके, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के इतने डिफेंसिव, इतने ओवर प्रोटेक्टिव। मैं प्रोटेक्टिव होना इज नॉट रॉन्ग। हमारे टाइम में तो हमने डंडे खाए हैं, थप्पड़ खाए हैं, डांट खाई है। इवन हमारे एक टीचर होते थे मैथ के, वो सतपुत्र लेके आते, जो पुलिस अपराधियों को मारती है, वो रबड़ से वो लेके आते थे। अब आप ये समझिए कि आज जो है पनिशमेंट को, सजा को अपराधी के तौर पे हम बच्चों को उनके सामने हमें खड़ा कर दिया जाता है। हमें, मतलब मैं पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से ये बात कह रही हूँ कि हमें बड़ा अपराध बोध होता है। हम बच्चे को बेवकूफ़ नहीं कह सकते। जैसे एक बार क्या हुआ कि वो हमारे एक टीचर थे, बड़े अच्छे अध्यापक थे, मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा वो रहा। उन्होंने क्लास में किसी लड़के को कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, एंड ही वाज सो, मतलब वो इतना गुस्से में आया और उसने पहले तो क्लास में कुछ रिएक्शन दिया, फिर उसके पेरेंट्स आए। तो मैंने उस बच्चे से बात की, मैंने मम्मी पापा से तो उनके कह दिया, मैंने कहा देखिए इसमें आपकी तो मुझे कोई ज़रूरत लग नहीं रही है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, फिर भी आप बैठना चाहते हो तो आप ज़रा पहले बाहर बैठिए, मैंने बच्चे से बात करूँगी। मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, जब तुम्हारी मम्मी तुमको बेवकूफ़, पागल, गधा कहती होंगी ना? कहता है हाँ मैम वो तो कहती हैं। हमने कहा तो तुम क्या करते हो? उनके गले में हाथ डाल के, अरे मम्मा अरे सॉरी, प्यार करते हो ना? मैंने कहा बेटा शब्दों पे क्यों जा रहे हो, भावना पे जाओ। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी ऐसा कहा तो तुम्हें तो बड़ा प्यार आया। तो वो जो तुम्हारे टीचर हैं, जो अपना वो 8 घंटा जो वो अपने बच्चे को दे सकते थे, वो तुमको दे रहे हैं, तो उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे लिए, उनके समय की, उनकी उस भावना की। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक का पद तो भगवान से भी ऊपर है। तो आज अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को
अगर डांट भी रहा है या कोई शब्द कह रहा है तो मुझे लगता है कि वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर है। एक और इसमें श्लोक है, अब मुझे निंदक नीरे राखिए, मतलब जो निंदा आपकी करता है उसको तो आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर कोई टीचर आपसे कह रहा है कि भाई आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बेटा आपका फोकस नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी, तो ही इज एक्चुअली योर वेल विशर। वो सच में आपका शुभचिंतक है, वो इम्प्रूव। भाई आपके माता पिता के अलावा इस पृथ्वी पर, इस पूरे साम्राज्य में अगर कोई आपका सच में शुभचिंतक होगा तो वो आपकी गलतियों पे ना परिहास करेगा, ना वो आपके पीठ पीछे बात करेगा, ना वो उसका फायदा उठाएगा, बल्कि वो उसको करेक्ट करेगा। तो करेक्शन करने वाला शुभचिंतक है और वो ही अध्यापक है। तो आज जो पेरेंट्स का अप्रोच हुआ है ना, ये जो पूरा आपने ट्रायंगल जो बनाया, इसमें सबसे बड़ा डिसबैलेंस वहीं से आया है। यहाँ मैं बच्चों की गलती नहीं कहूंगी। भाई अगर आप अपने बच्चों को डांटें और आपकी पत्नी आपके बच्चों को चॉकलेट पकड़ाएं तो अच्छा कौन? वो हो गई ना, मैसेज क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। टीचर डांट रहा है तो बच्चे इस कॉन्ट्राडिक्शन को लेंगे कैसे? उनका तो माइंड कंफ्यूज हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, टीचर डांट रहा है, फादर क्या कह रहे हैं, बेटा कल मिलता हूँ तेरी टीचर से, बताता हूँ मैं तेरी मैम को। बड़े उसके वो पर निकल आए, अभी मुख्यमंत्री जी को फोन करता हूँ। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हाउ वी डील विद स्टूडेंट्स। आपने तो उसको ये बता दिया कि बेटा ये कुछ नहीं है इनकी। मैंने ऐसे शब्द सुने डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोस है मुझे, बेटा इनकी जो सैलरी हमारी फीस से आ रही है, ओके ट्रू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस सैलरी से आप टीचर की या अध्यापक की नीयत नहीं खरीद सकते, उसकी भावना नहीं खरीद सकते। और अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे पत्राचार में गूगल से ज्यादा पढ़ लेते। जी, आज भी कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग का जो महत्व है, क्यों? उसमें टीचर की पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफर होती है। ही बिकम्स अ रोल मॉडल। वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे शब्दों का उच्चारण करता है, इसकी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफर होती है। गूगल तो आपको इससे ज्यादा ज्ञान दे देगा किसी टॉपिक पे। रोबोट की तरह से वो तो एक एआई है, एक टूल है। बट उस टूल के बीच का जो, भाई आप ये देखिए कि तक्षशिला से जो गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई थी, उसमें चाणक्य जैसे गुरुओं ने कैसे कैसे महारथी खड़े कर दिए कि पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। और आज हम गुरुओं की हालत क्या कर दी गई है कि आप सीबीएसई के नॉर्म्स आते हैं, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। अरे भाई अगर बच्चे को एक थप्पड़ पड़ भी गया तो कौन सी आफत आ गई? आपस में लड़ाई करके एक दूसरे के खून निकालने से तो बेहतर है कि उनको ये शिक्षा दी जाए कि अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए। लेकिन वहां अहिंसा तो नहीं हो रही है ना, वहां तो हिंसा हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो एक विचारों का जो द्वेष आया है वो पेरेंट्स में आया है। मैं तो इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखता हूँ। बिल्कुल। और ये कैसे हुआ, ये इसका समाधान क्या है? मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपने अमेरिकन वाली बात करी, अब देखिए उनका कल्चर क्या है। एक तो हम अगेन आई एम रियली सॉरी, ये कहते हुए मुझे खुद दुख हो रहा है। मैं खुद एक भारतीय हूँ, इस देश की हर एक चीज से मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन हम में एक बड़ी अजीब सी बात है डॉक्टर साहब, हम विदेश की हर चीज को बस कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने कंप्यूटर्स लगा दिए। जिस कंट्री का 70% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर है, उसको कंप्यूटर की नहीं एग्रीकल्चर के मेथड्स को इम्प्रूव करने की जरूरत थी। ये हुई पहली बात। अब हमने क्या किया, अमेरिकन कल्चर में क्या होता है, बच्चा जब 13 साल का होता है, टीनेजिंग में एंटर करता है, तो पेरेंट्स कहते हैं दिस इज योर मनी, प्लीज लिव योर लाइफ। अब आप लोग जाओ अपनी जिंदगी जियो, हमें हमारी जीने दो। हमारे यहाँ आज भी बच्चे के बच्चे हो जाएं, दादा परदादा तो भी वो पूछते हैं बेटा वो कहाँ एडमिशन हो रहा है पोते का। ये उनका ये इंटरफेरेंस नहीं है, इसको पहले तो आप लोग ये कंसर्न है। ये परिवार की एक जो दिशा बनाई है बुजुर्गों ने, या जो एक लेगेसी चली आ रही है, वो कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। तो ये हमारे घरों का स्ट्रक्चर जो कहते हैं, जिस परिवारों का स्ट्रक्चर ये हो, उन परिवारों में जब आपने ये कॉपी पेस्ट कर दिया कि आपका कमरा अलग, आपका बेडरूम अलग, आपका टीवी अलग, तो अब क्या है, बच्चे को किसी के साथ मिलजुल के रहना नहीं आ रहा। माँ बाप का कमरे में आना उससे इंटरफेरेंस लग रहा है। भाई साहब हमारी माँ जो है, अगर वो कमरे में आती थी और वो देखती थी कि कमरा फैला है, तो वो जूते भी उठा करके बेड के ऊपर रख देती थी। तो ये उनका मैसेज होता था कि आज ये ठीक हो जाना चाहिए। हमारे कमरों के दरवाजे नहीं बंद होते थे। ये माँ का सवाल हो जाता था, कमरा कैसे बंद हुआ, दरवाजा कैसे बंद हुआ, ऐसा क्या कर रहे हैं भैया, पढ़ रहे हैं ना आप बच्चे। जब हमने बच्चे को इतना ज्यादा अपने आप में रहने का एक अधिकार दे दिया और उसको इतना अलग कर दिया, अब उसे क्लास के 30 बच्चों के सामने पहली बात तो कुछ भी एक्सेप्ट करने में शर्म आती है। दूसरी बात,
उसे डांट का मतलब नहीं पता, क्योंकि उसने चांद सूरज मांगा तो चांद सूरज दे दिया। वो बहुत बुरी तरीके से पैम्पर हुए हैं बच्चे, पैम्पर हर हुए, तरह से। ना कहना नहीं आता पेरेंट्स जी, को। जी। अब उसे टीचर की जरा सी बात पे बच्चे पंखे से लटक रहे। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखती डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, शायद किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे। ये जो अप्रोच बच्चों की है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन का अंत कर लें, ये तो सबसे आसान काम है डॉक्टर साहब, जीवन का सबसे आसान काम है। भागना तो हमेशा ही आसान होता है। एस्केपिस्ट ये तो एटीट्यूड दो ही है ये मोड तो। होते हैं, या तो फाइट करो या करिए, फ्लाई फाइट करो। करो। तो आपने तो आसान सा रास्ता आसान ले सा, लिया। जी। और ये क्यों लिया? क्योंकि आप हमें सिखाया अपनी गया। गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको ये बताया गया कि आप सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन बीइंग हैं। आप सर्वश्रेष्ठ तो कोई नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ। तो जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है वो निम्न भी नहीं है। हम बीच की जो दूरी है, इन दोनों शब्दों के बीच की जो दूरी, उसकी एक यात्रा कर रहे हैं। और उस यात्रा में हम सर उठा के गिरते हैं शहसवारी मैदान ये तो जंग पशु में। से नारायण होने की यात्रा है। पशु से हम नर पशु होते नर हैं, पशु नर हुए, होते हैं, फिर आप नारायण नारायण होते हैं। होंगे। तो आप जब गिरेंगे नहीं तो उठेंगे उठेंगे कैसे? कैसे? और उठेंगे नहीं तो फिर चढ़ेंगे कैसे? जी। भाई मैंने एक बात अपने बच्चों को बताई थी, मुझे याद है कि मैंने फिलॉसफी पढ़ी थी कि गिरता हुआ पत्थर, उसमें मोमेंटम होता है। कभी आपने ऐसा कोई है कि वो ऊपर चढ़ रहा हो और उसमें स्पीड हो? नहीं, हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट। विरुद्ध है वो तो। वो विरुद्ध है। ग्रेविटेशन के आप विरुद्ध कैसे जाएगी ग्रेविटेशन के कोई? विरुद्ध जा रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। गिरेंगे तो स्पीड से गिरेंगे, रोल डाउन कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों में सबसे पहला जो एक ये कल्चरों को कॉपी करने का आया है तरीका, इसको पहले बंद करें, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल इसको सिरे से नकारें। तुम्हारा जीवन जब तक हम हैं, कंट्रोल नहीं है, हमारा तुम पर अधिकार है। देयर इज अ डिफरेंस। कंट्रोल करने का मतलब है तुम क्या करोगे ये हम बताएंगे, अधिकार होने का मतलब है तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ये पहला विश्वास देना है। अगर तुम क्लास में फेल हुए हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर टीचर ने कहा है कि हैंड राइटिंग ठीक करो, तो भी हम तुम्हारे साथ खड़े, हम ठीक कराएंगे। हर व्यक्ति को ये काम करना पड़ेगा। हमने बच्चों को आसान रास्ते दिखा दिए, इजी मनी, इजी स्टडी, वो ले लो, NIOS ले लो, ऑनलाइन क्लास ले लो, डमी ले लो। क्यों डमी ले लो भाई? IITs पहली बार निकाल रहे हैं बच्चे। आप अपना वक्त याद करिए, जो लड़के या लड़कियां IIT निकालते थे, वो घर में पहले सुबह दूध लेके आते थे, सब्जी लेके आते थे। लड़कियां शाम को खाना मम्मी के साथ बनाती थी। लड़कों का काम होता था फादर के साथ शॉप पे या जो भी काम है घर के वो काम करना, फिर रात में पढ़ना। यही होता था रूटीन। बिल्कुल सही बात। तो ये स्ट्रगल्स हमें बच्चों को इजी नहीं देने हैं, हमें उन्हें सिखाना है इनके साथ जूझने का तरीका। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मैसेज है कि बिना संघर्षों से जूझे हुए तो अयस्क भी सोने के रूप में नहीं आता। तो आपके ऊपर जितनी चोट पड़ेंगी, जितनी मुश्किलों से आप गुजरोगे, उतने ही आप बेहतर बनते चले जाओगे, उतने ही आप निखरते चले जाओगे। आपके अंदर शाइन होता है ना, एक जो शाइन, वो शाइन पॉलिश वाले सोने के अंदर और एक नेचुरल सोने के अंदर अलग फर्क पता लगता है। एक बाहर से आप चमका दमका लगो और एक आपका पूरा व्यक्तित्व आपका उजला हो, तो उन दोनों बातों में फर्क होता है। तो डॉक्टर तुलिका का जो मैसेज बड़ा शानदार है कि आपको संघर्षों से गुजरना है, शॉर्ट टर्म रास्ते नहीं पकड़ने। और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मैसेज है कि आपको बच्चे की पेरेंटिंग करते हुए टीचर्स का एक बहुत जो एक ट्रायंगल है, जो पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का बच्चों का ट्रायंगल है, उसको मेंटेन करना है, उसको बैलेंस रखना है। और वो बैलेंस आप तब रख पाएंगे जब भारतीय संस्कार, भारतीय शिक्षा और भारतीय जो पद्धति होती थी, जो हमारे गुरुकुल की पद्धति होती थी, डॉक्टर तुलिका ने कहा तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चीजें सिखाई, जिस तरीके से सिखाई जाती थी। मैं यहाँ आपसे एक बात और साझा करूंगी कि भाई मुझे याद है कि एक प्रसंग है रामायण का कि जब हाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र, सॉरी, तो गुरु विश्वामित्र जब गए और उन्होंने दशरथ से कहा कि मुझे आपके 4 पुत्रों में से मुझे राम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं इतना बड़ा साम्राज्य है हमारा, आप हमारी सेना ले जाइए, ये ले जाइए, वो ले जाइए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी के पास वैभव, शौर्य, ज्ञान और समृद्धि आ जाए, मतलब राज्य आ जाए, महल दो महले आ जाए, पैसा आ जाए, ज्ञान आ जाए, ये सब आ जाए, तो आदमी जो है वो अहंकारी हो जाता है, वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। आपके पुत्र के पास तो ये चारों हैं, लेकिन वो फिर भी सहज है, इसलिए वो मुझे चाहिए। तो ये बात
और राम के लिए भी यही कहा गया था कि उनको पूरी पृथ्वी पर राज करना था, जी। पूरी पृथ्वी पर। जी। और 1 मिनट के अंदर उन्होंने वनवास स्वीकारा और अपनी माँ से कहा, कौशल्या से कहा, भाई कौशल्या माँ थी, दुखी हो गई, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, पिता दिए मोहे कानन राजू, मतलब पिता ने मुझे कानन मतलब जंगल का राजा बना दिया है। उन्होंने पिता की उस निर्णय को भी सर आंखों पर बैठाया। उन्होंने जंगल को चैलेंज लिया, स्ट्रगल लिया, उन्होंने उसको नेगेटिव नहीं माना, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया कि पिता दियो मोहे कानन राजू, जहां मुझे सारे बड़े कामों को अंजाम देना है। दोस्तों, जंगल में जाए बिना राम राम पूरी पृथ्वी पूरी पे राज नहीं कर सकते थे, और वो ना दुष्टों का संहार कर बिल्कुल सकते थे। वो जो राम का चरित्र है ना, वो उसमें ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग इसको कहते हैं कि ही इज लार्जर देन लाइफ। एक्चुअली राम कोई कैरेक्टर नहीं है, राम इज अ थॉट। यस, वो एक राम विचार है। एक विचार है कि अगर हम उनके जैसे विचार 2% भी अपने अंदर ले आए तो हम में एक संपूर्ण मनुष्य होने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, डॉक्टर तुलिका ने बिल्कुल सही कहा कि राम एक चेतना है, भारत की आत्मा कहा जा सकता है उनको, कि उनको समझ लें और थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लें तो हम उसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। ट्रू सक्सेस होती है वो पैशंस और स्किल का ब्लेंड होती है। बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विकसित हो और साथ साथ में वो अपनी एकेडमिक्स में भी एक्सीलेंस लेवल पे जाएं, तो इस बैलेंस को आपके हिसाब से कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सब शायद मिस कर रहे हैं, मैंने भी मिस की थी शुरुआत में, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक सामाजिक दृष्टिकोण से, इस पर भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है। जब विवेकानंद सबसे पहले उन्होंने जिनको अपना गुरु माना था, रामकृष्ण परमहंस को, उनके पास गए तो उनका कोई परिचय नहीं था, वो उनको जानते नहीं थे, तो वो चाहते थे कि रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपना शिष्य बनाए। तो क्या, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस बैठे, तो विवेकानंद जी गए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आप कौन? तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं नरेंद्र मोहन। कि नहीं, वो तो ठीक है, पर आप कौन? तो फिर उन्होंने अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम बताया। तो परमहंस जी बोले कि नहीं, ये भी ठीक है, पर आप कौन हैं? और इस प्रश्न के उत्तर से उनकी पहली सीख शुरू हुई जो रामकृष्ण परमहंस ने दी। तो ये जो मैं कौन, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हर बच्चे को अपने अंदर पहले पहचानना। हम कर क्या रहे हैं मैं बताती हूँ। हम ये कर रहे हैं, आज मेरे दोस्त ने साइकिल खरीदी, उसने बहुत अच्छी साइकिल चला रही, मुझे भी कल साइकिल चाहिए, मैं कल से साइकिल क्लब ज्वाइन करूँगा। आज उसने गिटार खरीदा, मुझे भी गिटार चाहिए, मैं कल से गिटार क्लासेस ज्वाइन करूँगा। हम सब एक्चुअली एक तरीके के इन्फ्लुएंसेस, एक तो ये जो आजकल इन्फ्लुएंस वर्ड है, ये एक बड़ा ही शब्द जो है, पूरी सबसे पॉपुलर शब्द है, और मैं इसके बहुत, आई एम सॉरी, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं क्यों खिलाफ हूँ मैं बताती हूँ। जो व्यक्ति ओपिनिएटेड नहीं है, ये कब ऐसे रखा है और आपका ओपिनियन इसके बारे में कि ये ऐसे होना चाहिए, मैं आपको बहुत ही हाई आईक्यू का व्यक्ति मानूंगी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और आप कहें वाह मैम क्या शानदार तरीके से रखा है, यू आर अ वेरी लो आईक्यू पर्सन, बिकॉज आप मुझे कोई अलग सोच या विचार ना दे सकते हैं और ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, विचारों का जो टकराव होता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है, और व्यक्तित्व का टकराव, जब आपस में पर्सनालिटीज का टकराव हो तो वो क्लैश कहलाता है। तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हैबिट बच्चों में डालनी है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले खुद से शुरू हो। मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। अगर मुझे कारपेंटर भी बनना है, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा, एक बच्चे ने कहा कि मैम मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था, मेरे पापा ने मुझे खेलने नहीं दिया। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ बनना नहीं चाहते थे क्योंकि तुमने ये ऐसा कहा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम पूछ रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद पे भी विश्वास नहीं है। पहले तुम खुद से ये सवाल पूछो। ये वैलिडेशंस लेना बच्चे बंद करें। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, सोशल वैलिडेशन का जमाना है। क्यों हम मेरे वैलिडेशन चाहते हैं कि शाम तक वो लाइक्स मिले, क्यों मिले? आप स्वयं में इतने सक्षम हैं कि अगर आपके अंदर ये कन्विक्शन है कि मैं कारपेंटर ही बनूंगा, तो आप कारपेंटर ही बनेंगे और अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आप उसके वैलिडेशंस मांगेंगे, आप उसके सर्टिफिकेशंस मांगेंगे, तो आप जीवन में सच मानिए कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो वैलिडेशंस देंगे उनके वैलिडेशंस आपके अचीवमेंट्स पर होते हैं, और वो अचीवमेंट तो भी हुआ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
भाई सचिन को ये वैलिडेशन, इस पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतनी बड़ी उपलब्धियां और इतने बड़े बड़े काम किए, भाई किसी देश की मिसाइल्स पर पहली बार मेड इन इंडिया स्टैम्प कराने वाले व्यक्ति का लेवल ऑफ आईक्यू क्या था। तो उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब क्या आपके विचारों में क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। तो उन्होंने एक लाइन कही थी जो मुझे आज तक बहुत याद है और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर कहती हूँ, किसी की भी परिस्थितियाँ ये निर्धारित नहीं करती कि वो व्यक्ति जीवन में क्या बनेगा। अगर ऐसा होता तो लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाव पे जाते थे अपने स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बहुत हैं। सारे, लाल बहादुर शास्त्री और देश के देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और ऐसे बहुत सारे लोग। इब्राहिम लिंकन जिसने कभी म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो प्रेसिडेंट बना। बिल्कुल। देश के या विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र का सबसे बड़ी राजनीतिक एक जो पार्टीज के जो देश रहे उनका सबसे पावरफुल देश का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपनी परिस्थितियां, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अपने अंदर की प्रतिभाओं को, भगवान ने सबको एक खूबी से नवाजा है। एक मूवी आई थी इकबाल, कभी वक्त मिले तो बच्चे उसको ज़रूर देखें। उसमें एक कैरेक्टर है, वो वो गूंगा और बहरा है एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, और एक ये गाँव का लड़का है। तो उसकी बहन उसके टैलेंट को पहचानती है और उसको मोटिवेट करती, ना वो बोल सकता है ना सुन सकता है, तो वो साइन लैंग्वेज में बात करती है। तो उसको एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है कि जो उसको बॉलिंग पे ट्रेनिंग दे। तो उनके उस कैरेक्टर में नशुद्दीन शाह साहब हैं। तो वो उससे एक लाइन कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जान पाते हैं कि उनके अंदर क्या खूबी है, और उनसे भी खुशनसीब वो लोग हैं जो उस खूबी को अपना जुनून बनाते हैं। तो पहले तो ये जानिए कि आपके अंदर क्या खूबी है। ये पहला सबसे पहला जो आपका जो कदम होगा या जो आपका निर्णय अपने जीवन में, आपके अंदर क्या खूबी, क्योंकि एक खूबी तो ऊपर वाले ने सबको दी है, सबको दी है। किसी को अच्छी आवाज़ दी है, किसी को अच्छी राइटिंग दी है, किसी को अच्छी बुद्धि दी है, किसी को अच्छे विचार दी, खूबी दी है। उसको पहचानिए, मैं कौन, फिर उस खूबी से अपना रास्ता बनाइए। तो वो जो स्किल और दूसरा जो आपका पैशन का वर्ड है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो स्किल ही पैशन बन जाए, पर वो पैशन जो है स्किल को जरूर जन्म दे सकता है। डॉक्टर तुलिका ने एक बहुत शानदार बात कही कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कुछ एक खूबी दी है, एक अलग यूएसपी दी है। आपका यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट क्या है, वही आपको सबसे पहले जानना है कि मैं कौन हूँ, और फिर जुनून के साथ उसके पीछे लग जाना है। सचिन तेंदुलकर जी हैं या अमिताभ बच्चन साहब हैं या बिल क्लिंटन रहे या जो भी व्यक्ति इन दुनिया में जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं, जो आपके रोल मॉडल्स के रूप में, उनके जैसे कितने लोग हैं? 100 सचिन तेंदुलकर हैं कि भगवान ने कहा भाई आज बैठते हैं और 100 तेंदुलकर निकालते हैं? जी नहीं जी। वो व्यक्ति अपने फील्ड का एक है। तो अगर आप भीड़ में रहेंगे तो भीड़ का हिस्सा हैं, अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो कुछ अलग करना है और कुछ अलग सोचना है। तो वो जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो थिंकिंग ही नहीं है, वो थिंकिंग इनटू एक्शन है। अगर वो थिंकिंग एक्शन में परिवर्तित होती तो आप आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे। पर उसके लिए अपनी यात्रा के दौरान आपको बहुत 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 संयम रखना है, बहुत पेशेंस रखना है और बहुत सारा हार्ड वर्क करना है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया है। आजकल डिजिटल युग के अंदर ज्यादातर टीनेजर 4 से 5 घंटे अपना समय स्क्रीन पे बिताते हैं। तो उसके लिए आप किस तरह से चाहेंगे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज हो? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक बहुत ही टेक्नो सेवी पर्सन हूँ। मतलब मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। अच्छा रहा मेरी यात्रा रही और मुझे सीखने का मौका भी मिला और मैंने भरपूर जितना भी मैं सीख सकती थी मैंने खूब शौक से सीखा है जी। लेकिन सीखने में और एडिक्शन होने में फ़र्क है। मैंने आज युवक युवतियों को और बहुत सारे लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को इस डिजिटल एरा में एक एडिक्शन से गुजरते हुए देखा है। और इस एडिक्शन का मैं समझ पाई, मेरी जितनी बुद्धि है, जितना मेरा विकास हुआ है मेरी बुद्धि का, मैं समझ पाई। तो ये मैं आपको बता दूं इसके पीछे की धारणा क्या है। हर मनुष्य को ये बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ मेरे बारे में बात हो, मेरी प्रशंसा हो किसी भी तरीके से। आई एम हियर, yes. मैं हूँ, ये एहसास दिलाने का जो एक लालच है, जो एक तीव्र इच्छा है, वो आज हम में बहुत ज्यादा हो गई है। पहले ये कम हुआ करती थी क्योंकि पहले बार-बार डोपामिन जो है ना वो बड़ा होता है उसमें, और वो होता है कि मैं हूँ जी। अब ये आप रोज कैसे कहेंगे, अपनी पत्नी से कैसे कहेंगे मैं हूँ? तो भाई हमने क्या किया कि वेडिंग एनिवर्सरी का विश जो है वो फेसबुक पर डाल दिया, मैं हूँ, आई लव यू।
भाई हमारे माता पिता ने तो कभी एक दूसरे को, मुझे तो नहीं याद है कि मेरे पिताजी ने कभी मेरी माता जी को कहने की जरूरत भी नहीं कहने होती। भी जरूरत भी, भाई वो बड़ा गजब का कम्युनिकेशन था डॉक्टर साहब की, वो आंख से कुछ कहते थे और वो कुछ ही समझ जाती थी और वो कुछ ही हो जाता था। वो उस टाइम शायद वो एक तरीका अवेलेबल था, वो नेचर मुझे लगता है कि दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो मैं हूँ वाली जो एक प्रवृत्ति आ गई है, इसने ये पूरे सोशल इन्फ्लुएंस को जन्म दिया है। मैं हूँ और मैं ही हूँ। अब इसमें एक लाइन और ऐड कर रही हूँ, एक तो हुआ कि मैं हूँ और दूसरा हुआ कि मैं ही हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, इसको मैं ऐसे बताऊंगी कि सेल्फिश होना, ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न सेल्फिश। आप गांधी जी की एक बुक है उसको पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न सेल्फिश। मानव रूप जो है वो स्वार्थी ही होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ 2 कप चाय रखी है और ये अगर आप कहते हैं कि ये मेरी चाय है, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये मेरी है। पहले मैं ये निश्चय तो कर लूँ, पहले मैं ये पूरा सुनिश्चित कर लूँ कि मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये होना गलत चीज़ नहीं। वेरी गुड, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। मैं ही हूँ या ये दोनों चाय मेरी है, अब ये गलत है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो सब मेरे लिए, ये गलत है। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पहले मेरे लिए है, ओके कोई बात नहीं, पहले तो भाई अपना ही करेंगे ना, आप पहले तो अपना पेट भरेंगे। आप भूखे रहेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? लेकिन सिर्फ अपना भरेंगे, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि ये मैं हूँ और मैं ही हूँ मैं, ये सारा सोशल इन्फ्लुएंस चल रहा है जिससे बच्चे बहुत अट्रैक्टेड हैं। मुझे प्लीज बताइए कि किसी की स्ट्रगल की जर्नी जो आपने खुद नहीं जी, आपने खुद नहीं देखी, एक फलाना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो सोशल मोटिवेटर्स हैं, कोई मिस्टर संदीप महेश्वरी जी भी, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनकी जर्नी तो हमने देखी नहीं, इनको हमने सिर्फ सुना। हम किसी की भी यात्रा जो हमने देखी नहीं, हमने सिर्फ सुनी कि वो 2 पॉडकास्ट रूम में बैठ करके डिस्कशन से हम कैसे मोटिवेट होंगे। हम मोटिवेट होंगे जब हम खुद रण में उतरेंगे, जब हम खुद उस यात्रा को करना शुरू करेंगे। हमने तो शुरुआत नहीं की, हम तो उससे बड़े खुश हो रहे हैं। हमने एसी रूम में बैठ के मोबाइल पे, जो कि इंटरनेट कैसे बनाया जाता है, खाली पढ़ के तो आप बना नहीं सकते ना, जब बनाओगे तभी उसकी कमियां समझोगे, तभी उसको बेटर करोगे। भाई एसी रूम में बैठ करके उस इंटरनेट को हम चला रहे हैं जिसका पेमेंट भी फादर कर रहे हैं, तो वहाँ लेक्चर देना तो बहुत आसान है। जरा मुझे बताइए कि अगर बिजली का बिल आपके पिता ना भरे तो आप सोशल इन्फ्लुएंसर तो बन भी नहीं सकते, और बनना छोड़िए, आप देख भी नहीं सकते, बिकॉज यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड लाइट, यू नीड सो मेनी अदर थिंग्स। सो आई फील दिस इज ऑल जस्ट एक, वो बबल कहते हैं ना, हवा का बुलबुला, ये हवा का बुलबुला है और ये डॉक्टर साहब जल्दी ही खत्म होगा। और इसकी सैचुरेशन आ गई है, इसका सैचुरेशन आ गया है, ये लग रहा है मुझे। और मैं युवक या जो भी हमारे नव युवक हैं उनसे एक बहुत ही मेरा अनुरोध है कि इससे बाहर आएं। इसके बाहर बहुत खूबसूरत दुनिया है जो चिड़ियों की चहचहाहट में है, जो पेड़ों के साथ है, जो छोटे बच्चों की हंसी में है, जो माता पिता के साथ कनेक्ट करने में। बात करिए, मुझे आज भी डॉक्टर साहब किसी से बात करनी होती ना तो ये व्हाट्सएप मुझसे होता नहीं, जब लंबा होने लगता है तो मैं तुरंत उस व्यक्ति को फोन करती हूँ। मैंने कहा भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है, ये मेरा है। हमारी जनरेशन कर ही नहीं पाती वो। ये हम मेरा लोग जब स्कूल से आते थे 6ठी 7वीं क्लास में, तो माँ खाना तैयार रखती थी, तो हम उस रोटी पे घी नमक लगा के, और घर में तो 2 मिनट के लिए रुकते थे, चेंज किया और स्कूल भाग जाते थे खेलने के लिए। तो वो फिजिकल एक्टिव रहना, मिट्टी की सुगंध लेना, साइकिल पे चलना, और टोलियां बना के शहरों में घूमना। और मैं ऐसे मुझे याद है क्योंकि बेटियों का थोड़ा पिता से ज्यादा ही कुछ लगाव होता है, तो मैं ना, पापा 6 बजे आते थे फैक्ट्री से, तो मैं उनका मुंह ऐसे पकड़ पकड़ के, मतलब वो सुबह से मतलब 0 पीरियड से लेकर के जो 8th पीरियड तक की पूरी विस्तृत जानकारी है, वो पूरी मुझे जब तक मैं देना दूं तब तक वो मेरे पेट में जैसे, तो वो मेरी माँ कहती थी कि आपका तो बस एक ही निकलना जाएगा तब तक वो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से दिस, कि ऐसा ही मेरे बच्चों में भी है। वो सब अपनी जो भी बात होती, इससे क्या होता है कि एक किताब मैंने पढ़ी थी, आप बहुत अच्छा उसमें टॉपिक था, रिक्लेमिंग कॉन्वर्सेशंस, ल्यूसिड हैब्रू की किताब है वो, कभी किसी को वक्त मिले तो पढ़िएगा। रिक्लेम करना कि हम बातचीत कर रहे हैं जी। पहले मोहल्ले में बच्चे खेलते थे, तो अगर किसी बच्चे को बदमाश होता था या कुछ शैतानी करता था, तो अगर बच्चों की टोली ये डिसाइड करती थी कि इसको नहीं खिलाएंगे, तो उनको ये कहने में भी उसको खराब लगता था कि इसको कैसे कहेंगे कल से हम नहीं खिलाएंगे। तो ये क्या हुआ, आपको मानव हृदय के या उनके सारे इमोशंस की अप्रिसिएशन है, आप उसको समझ पा रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो 2 लाइन लिख ली है, डोंट कम टू मी, बिल्कुल सही बात। तो आपने क्या एक्सप्रेशंस दिए,
आपका वो मैसेज पढ़ के अगले के ऊपर तो पता नहीं कितने कितने तरीके के प्रभाव पड़ गए और आपने उन प्रभावों से आप प्रभावित नहीं हुए। तो ये जितने इमोशनल कॉन्वर्सेशंस कम हो रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया ये बात है कि इस बाहरी दुनिया, छलावे वाली दुनिया जो स्क्रीन के जरिए हम तक पहुंचती है, ये हमारे सारे भावों को, इमोशंस को धीरे धीरे करके नष्ट करती जा रही है। तो हमारी पहचान जो हमारी एक्चुअल पहचान है वो धीरे हमारी, धीरे ये खत्म खत्म हो होती रही जा है। रही है। तो इसे बड़ा सचेत होने की जरूरत है। आपने बड़े अच्छे से ये मैसेज कन्वे किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं स्पेशल इस पे ध्यान दें कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। हम रील की दुनिया से हम रियल दुनिया जो होनी चाहिए उससे मुंह मोड़ रहे हैं और ये आने वाला समय अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा खतरनाक होगा। बहुत खतरनाक है। एक प्रश्न आपसे ये है कि जो अक्सर टीन एज में बच्चे स्कूल में बुलिंग के शिकार होते हैं, है ना, पीयर प्रेशर के शिकार होते हैं, उस चीज को कैसे कैसे केटर किया जाए पेरेंट्स के लेवल पे, टीचर्स के लेवल पे? देखिए, पहली बात तो फिर मैं अपने वापस उसी विचार पर आऊंगी जी कि हमने आत्मा पे काम नहीं किया, हमने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया। कॉन्फिडेंस कोई 100 ग्राम बाजार में मिलती हुई पुड़िया नहीं है कि आप बच्चे के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आप या हम, मुझे अपने बचपन का भी याद है, आपको भी याद होगा कि क्या आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ करता था जो मोटा हो या काला हो या देखने में जो शक्ल सूरत जिसकी एवरेज सी हो। हमारे ज़माने में इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। बिल्कुल ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जो बाकी चीज़ें थी वो जीवन में कूट कूट के भरी थी। क्या भरा था? घर में आप आते थे तो आपके पिता क्या पूछते थे? कैसी पढ़ाई की आज, क्या पढ़ाया गया? माताजी क्या पूछती थी? किसी को धक्का तो नहीं दिया, किसी से लड़ाई तो नहीं की? ये हमारे वार्तालाप, हमारे कॉन्वर्सेशंस की आप लेंथ देखिए, डायमेंशन देखिए आप। आज के पेरेंट्स क्या पूछते हैं? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? सो जो डायमेंशंस है कॉन्वर्सेशंस के वो आप देखिए, फिर बाहरी आकर्षण पर हैं। जी। बच्चे को ये रियलाइज कैसे हुआ कि मुझे बुली किया क्योंकि मैं मोटा हूँ? ये विचार कहाँ से आया? एक बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं जी। उनको क्या पता कि मैं, अच्छा, जो कंपैरिजन होता है वो एक रिलेटिव टर्म है। किसके रिलेशन में, किसके रिलेशन में, राइट? जैसे हम कोई कंपटीशन भी करते, कंपटीशन जो शब्द है वो एक्चुअली रिलेटिव शब्द है। किसके कंपटीशन में, किसके समक्ष आप अपने आप को, है, वो रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी है। तो अब आपने बच्चे से बात की कि बेटा तुम्हें किसी ने मोटा तो नहीं कहा? ये प्रश्न माता पिता के पूछने का तात्पर्य ही ये है, बुलिंग क्लास में नहीं हुई, बुलिंग घर में हुई, बुलिंग यहाँ से शुरू हुई। ये कहाँ से आया विचार? मेरी खुद की बेटी है, वो 19 साल की हैं और वो भगवान की कृपा से हष्ट पुष्ट हैं जी। तो एक आध बार उन्होंने मुझसे आके ऐसी कोई बात का शेयर करी, क्लास में ये था मम्मा वो था। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे व्यक्तित्व में सिर्फ एक यही बात है करने के लिए? यू आर अ गुड ओरेटर, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा लिखती हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा लिखती हैं वो, और विचार उसके बड़े अच्छे हैं, साइकोलॉजी भी बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी, मुझे लगता है वो कभी कभी मुझसे ज़्यादा ही कुछ उनकी वो हो जाती है। तो मैंने कहा बेटा और कोई बात नहीं है इसमें करने को? बोली नहीं और भी है। तो मैंने कहा वो बात पहले करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने गलत विचारों को अहमियत दी है, इम्पोर्टेंस हमने गलत थॉट को दे दी है। कई बार मैं बताऊं, पहली बात तो बीइंग अ प्रिंसिपल एंड अ टीचर, मैं आज पेरेंट्स को एक और सच से रूबरू करा दूं, आपका बच्चा जो आपके समक्ष है ना, क्लास में बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो माता पिता इससे बहुत सचेत हो जाएं। बच्चों ये जो हम दिखता है वो है नहीं एक्चुअल में, इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड विद डुअल पर्सनालिटीज। डॉक्टर्स इसको कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक, ये बीमारी नहीं है, ये आज हर व्यक्ति में, आपकी भी एक अलग व्यक्तित्व है, घर में अलग, बाहर अलग, मेरा है, लेकिन हमको उस व्यक्तित्व, अब इसमें एक और फिलॉसफी है, हमारे वो एक्चुअली डुअल पर्सनालिटीज नहीं है, वो हमारे डुअल रोल्स हैं। वी आर वियरिंग वेरियस हैट्स। हम एक हैट उतारते हैं, दूसरी पहनते हैं। मैं माँ की हैट उतारती हूँ, प्रिंसिपल की पहनती हूँ, फिर माँ की उतारती हूँ, बीवी की पहनती हूँ। तो ये मेरे हैट्स हैं। जैसे एक जोकर वो करता है ना, स्विंग करता है, रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालना पड़ता है, तो हम उसको डुअल नहीं कहेंगे। लेकिन बच्चे चूंकि अभी छोटे हैं, नासमझ हैं, वो डुअल पर्सनालिटी में चले जाते हैं, वो दो अलग व्यक्तित्व, दो अलग दुनिया क्रिएट करते हैं। जब वो घर में आते हैं तो कहते हैं मम्मा टीचर ने आज बहुत मारा क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। अच्छा, अब बात यहाँ बिल्कुल अलग है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
हमने सिक्के का एक पहलू देखा और हमने तुरंत टीचर को कंप्लेन लेटर लिख दिया या फोन कर दिया, जो भी हमारे आजकल व्हाट्सएप वगैरह है। हमने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया बच्चा स्कूल में कौन सा चेहरा लगाता है। कौन सा चेहरा लगाता है। जी। अब आते हैं बुलिंग पर भी। जी। बुलिंग एक्चुअली मैं आपको बताऊं शुरू होती है एक बहुत ही सहज हंसी मजाक से। अब चूंकि बच्चे का जो टॉलरेंस लेवल है वो है ही नहीं, जीरो है डॉक्टर साहब, जीरो है। हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई नहीं है। अरे भाई किसी ने अगर कह दिया कि रवि आज तुम बड़े मोटे हो, आज ही लग रहा हूँ, कल नहीं लग रहा था। डोंट ट्राई टू रीड बिटवीन लाइंस, शब्दों को पकड़ने का प्रयास ना करें। जो कहा गया उसको सहजता से लें। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज आप अच्छी लग रही, तो मैं लेती हूँ कि मैं आज ही अच्छी लग रही हूँ, कोई बात नहीं, कल भी अच्छे लग रहे होंगे। इसको इतना गूढ़ इसमें क्यों पकड़ना है, इसको इतना पकड़ के क्यों बैठना है। बुलिंग एक्चुअली घर में जो वातावरण क्रिएट होते हैं उसमें होती है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, और ये भी बहुत कठोर सत्य है कि घरों में ये कंपैरिजन ज़्यादा होते हैं। जी। मौसी, मामा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई के बच्चों से, तुम देखो उसको, देखो ताई जी के बेटे को देखो तुम, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, तुम्हारा तो पता नहीं क्या, तुम पास भी हो गए कि नहीं। तो बुलिंग तो आपने करी जी। और आपने वो गलती डाल दी स्कूल के ऊपर। बच्चे को यहाँ से जो थॉट मिली, जो घर से कंपैरेटिव, आपने कहीं आप चाय पे बैठे थे, डिनर पे गए थे, आपने मामी के बच्चे से, मौसी के बच्चे से उसको कंपेयर कर दिया। अब उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट बैठ गई। अब उसने उसका रूप या उसका जो नैरेटिव था वो बदल दिया कि वो अब स्कूल में किसी बच्चे ने कह दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ फिर वही है, एक क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसमें बच्चा अपने आप को विक्टिम बताना चाहता है। और विक्टिम कौन होता है? जो कमज़ोर होता है। और कमज़ोर हम क्यों हैं? क्योंकि हम एस्केपिस्ट हैं। और एस्केपिस्ट हम क्यों हैं? क्योंकि हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते। क्योंकि हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते। हमने बच्चे को ताकत ही नहीं दी है, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि, मेरे पिता से कहा मेरे विवाह के बहुत पहले, कि बहुत सारे कमेंट्स हुए कि रंग दबा है, तो मैं बड़ा उसको वो लेती थी। मैंने कहा ये तो मेरा, इसमें तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी। मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरी अपनी पढ़ाई, मेरे अपने चरित्र, वो उस पर मैं काम किया और मुझे लगता है मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। मैंने कभी उस चीज़ को बहुत हृदय से लगाया ही नहीं, क्योंकि वो माता पिता ने नहीं किया। वो डिमेंशन कॉन्वर्सेशन का, मैंने कहा ना, घर में तो किताबें होती थी, जी जी जी, पढ़ाई की बात होती थी। माता जी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये लेप लगा लो या ये कर लो। उनका तो एक ही कंसर्न था, पढ़ाई कैसी कर रहे हो। वो खुद एमए की शिक्षा उन्होंने ली है और एमबीए वगैरह तो हमारे ज़माने की पढ़ाई थी, लेकिन उनको एक एक पेपर पता होते थे। वो पूछती थी कितनी बार रिवीजन हो, तो हम हंसते थे, मम्मी ये एमबीए, इसमें रिवीजन नहीं होता। तो वो बड़े उससे कहती थी क्यों नहीं होता, पढ़ाई नहीं की होगी, सेमेस्टर भर क्या किया। तो ये कॉन्वर्सेशन का लेवल होता था एक आम गृहिणी का। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आई थिंक बिल्कुल 20 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो ये जो होम मेकर्स आज हैं, ये क्या कर रही हैं, इनको जागना पड़ेगा। बच्चों से कॉन्वर्सेशन का लेवल बदलिए। किसी बच्चे ने अगर ये कह भी दिया मजाक में, मान लीजिए, वो भी तो बच्चा ही है, आप उसको इतना बड़ा क्यों समझ रहे हो भाई? उसका मेंटल लेवल भी क्या है। उसने कह दिया होगा कि भाई तुम मोटे हो, हाँ कोई बात नहीं, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, खत्म, फिनिश। द बुलिंग स्टार्ट्स because we give weightage to the negatives in life, not to the positives. दोस्तों बहुत शानदार मैसेज डॉक्टर तुलिका ने दिया है। एक किताब मुझे यहाँ पे याद आती है, द 4 एग्रीमेंट्स। बिल्कुल, उसके अंदर सेकंड जो एग्रीमेंट था है वो था कि डोंट टेक इट पर्सनली। व्हाई डू यू हैव टू टेक एवरीथिंग पर्सनली? ये मेरे एक बॉस थे, उनकी बड़ी अच्छी लाइन थी जी। वो कहते थे कि मैडम कोई दीवार अगर गिर रही है उस पे हाथ क्यों रखना? यस, उस पे क्यों हाथ रखना, उस पे ब्लेम क्यों लेना कि ये मैंने किया है। हर बात अगर आप अपने ऊपर लेंगे, अरे कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ दीजिए, वो भगवान भी है, बहुत आप सब कुछ नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति अपनी परसेप्शन के हिसाब से, बिल्कुल अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी चीजों को देखने के नजरिए के हिसाब से बात कहता है, वो आप पे कैसे लागू हो सकती है। इस पे भी एक बड़ी अच्छी बात है कि देयर आर थ्री परसेप्शंस ऑफ एवरी सिचुएशन, योर्स, माइंड्स एंड देयर्स। यस, यहाँ पे 6 है, आपको 9 दिखेगा, मेरे को 6 दिख रहा है भाई, इनका, मेरा और उनका। अब उनके में बहुत सारे लोग आते हैं, हर व्यक्ति उसको अलग तरीके से देखेगा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। देखने दीजिए, देखने वाले तो बहुत कुछ देख रहे होंगे, तो उसको मैटर मत लीजिए उतना। तो दोस्तों अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और हमारे ज़माने में हम लोग अपने दादा दादी और रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ बहुत समय बिताते थे, जो आजकल एक बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर जो कनेक्ट है ना, वो उतना बन नहीं पाता। पेरेंट्स भी बच्चों को इतना टाइम नहीं देते, या वो अपने कामों भी, और बच्चे भी
अपने उनको एक कमरा चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए और चार्जर चाहिए, उनकी दुनिया उसी में है। तो जो वो कनेक्ट हो गया है और जिससे हम छूटते जा रहे हैं कंटिन्यूअस, जो हमारा बॉन्ड कम होता जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ना अभी जो बात कहूँगी ना, पेरेंट्स आपके जितने भी सुन रहे होंगे वो कहेंगे मैडम जब से बैठी हैं सिर्फ पेरेंट्स को शिक्षा दे रही हैं। जी। लेकिन आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा इसमें जो जिम्मेदारी मानती हूँ वो बड़ों की मानती हूँ। जी इस वर्ड को पलटते हैं, आज हम पेरेंट्स नहीं रह गए हैं, आज हम केयर टेकर्स हो गए हैं। एक पिता ऐसा सोचता है कि मैंने आज ये चेक काट दिया और फीस जमा कर दी, अब ये बवाल स्कूल का है। और ये ऐसा मत सोचिएगा डॉक्टर साहब कि ये मैं आपको सिर्फ अनुभव से कह रही हूँ, ये एक फादर ने मुझसे कहा, मैडम इतनी फीस देता हूँ मैं जी ये चेक मैंने काटा है आपके नाम के, आपके स्कूल के नाम का, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एंड आई वाज शॉक्ड। ये चेक आज काट रहे हैं पेरेंट्स, हमारे माता पिता ने फीस नहीं जमा कभी की काटा थी नहीं। जी की, लेकिन उन्होंने हमारे हर पल को संजोया, संवारा और उसके लिए इतने त्याग किए कि जिनको आज अगर हम शायद हम बहुत छोटे पड़े हैं उन त्यागों के बारे में बात करने में। मैं आपको एक बहुत सहज ये बात हम बता रही कभी हूँ। माता पिता का ऋण चुका सकते सकते उनके नहीं, तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं, सीरियसली बिल्कुल नहीं। मतलब वो एहसान कहना भी शायद अपने में मुझे लगता है बड़ा एक तुच्छ सा शब्द है वो। जी जी आज के पेरेंट्स केयर टेकर्स हो गए हैं, दे आर नो मोर पेरेंट्स। तो बॉन्ड्स कहाँ से आएगा? घर में गवर्नेंस हैं जो माँ के रूप में बच्चों की नापी चेंज करती हैं, उनके लिए सेरेलैक बना रही हैं, उनको खाना खिला रही हैं। ठीक है जी महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, बाहर निकल रही हैं। मैं खुद एक वर्किंग मदर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम समय निकालना चाहें जी तो हम अपने बच्चों के साथ 1 घंटा तो दे सकते हैं। आप बिलीव करिए, पेरेंट टीचर मीटिंग में आज का जो फुटफॉल होता था, एवरेज मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि मेरा तो अब मेरे ख्याल से ये 19वां साल है एजुकेशन में, पेरेंट टीचर मीटिंग में जो फुटफॉल होता था 60% से ऊपर मैंने कभी नहीं देखा। 40% पेरेंट्स आते ही नहीं थे मीटिंग के अंदर। मुझे लगता है इसके बियॉन्ड कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को जब इग्नोर करते साल हो, की 3 मीटिंग्स, आई थिंक मेजर 3 होती हैं, हाफिली एक एनुअल और एक और होती तो है, हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि घर में वो बच्चों के साथ कितना समय आप बताते हैं। और जब आप उनसे ये प्रश्न पूछ लीजिए कि सर आप क्या करते हैं, मैडम मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैंने को ना बच्चों की फीस जमा करनी है, तो प्लीज मुझे फिर वही जवाब, हमारे पेरेंट्स ने जमा नहीं करी। एक बहुत छोटी सी आपको इस पे एक एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ। एक कारपेंटर थे और प्रोफेशनल थे वो, और वो बहुत अच्छे कारीगर थे और उनको बहुत नाम शोहरत मिला और बहुत जीवन में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और उनके जो बॉस थे, मतलब उनके जो ओनर थे, जिनके लिए एम्प्लॉयर थे, जिनके लिए वो काम करते थे, समय बीतता चला गया और वो अपना काम करते गए। और उन्होंने एक दिन सोचा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने ज़रा पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि भाई सर ऐसा है, बहुत काम कर लिया, बहुत पैसे कमा लिया, अब मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है। तो उनके एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, बट आपको पता है ये आपने बात मुझे थोड़ी सी देर में बताई, मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट ले लिया है क्योंकि आप इतने अच्छे कारीगर हो, तो जिनका ये घर है, क्योंकि वो कारपेंटर थे तो जिनका ये घर था तो उनको आप ही से इंटीरियर कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर तो दूंगा, पर ये मेरा आखिरी असाइनमेंट होगा, इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा। बोला ठीक है एज यू विश, कितना समय है? तो उनका जितना आप ले लो भाई, 1 महीना ले लो, जितना जल्दी। तो उनके मन में ये विचार आया कि जितनी जल्दी मैं ख़त्म करूँगा परिवार के पास पहुँच जाऊँगा। तो खैर जैसे तैसे करके उन्होंने वो जल्दी से उस घर का इंटीरियर कंप्लीट किया 10-15 दिन में, और माल भी बहुत अच्छा नहीं लगाया, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी। खैर लेकिन चूँकि उनके मन में वो पहले जो वो एक्साइटमेंट था कि वो अपने परिवार के साथ जाने का, वो ज़्यादा था। उन्होंने कहा पैसा तो बहुत कमा लिया। खैर जिस दिन उनके असाइनमेंट का लास्ट डे था तो उन्होंने एम्प्लॉयर से कहा कि भाई काम ख़त्म, अब मेरा जो भी पैसा बनता है मुझे दे दीजिए। बोले चूँकि ये आपका लास्ट असाइनमेंट है तो मैंने सोचा कि क्या आपको कैश दूँ। तो उन्होंने उनका हाथ लिया और कि ये घर आपके नाम कर दिया। हम जीवन में हर पल अपना घर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, और हर पल उसमें ख़राब चीज़ें लगा रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और हमारे पास 2 मिनट नहीं है, अपने बच्चों का खाना बना रहे हैं और हमें छौंकने के लिए काम वाली चाहिए, अपने बच्चों की स्कूल की पीटीएम में हम अपने एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, या अपने चाचा को भेज रहे हैं, या अपने ब्रदर को भेज रहे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने का
सारा का सारा जो दारोमदार था वो प्रभु ने हमें दिया, तो हम माता पिता नहीं वो हैं, एक I'm किस्म sorry। का अन्याय है ना बच्चों के साथ। बिल्कुल, हम केयर टेकर्स रह गए हैं अब। जी। अच्छा घर, 5 स्टार जैसा, 2 गाड़ियाँ, 2 ड्राइवर आपके बच्चे को डिफाइन नहीं करते हैं। डिफाइन करता है आपका वक्त। क्या बात है, आपका क्या वक्त। बात है। You define your child by the way you keep him, not by the way you treat him। आपने उसको डिफाइन कहाँ किया? आपने उसको ट्रीट किया कैसा? राजा जैसा। राजा अपनी प्रजा का ख्याल आप भी उसके रखता है। जीवन के आप उसके जीवन के कर्णधार बन गए नहीं हो, बन, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब इस तरह से आप शो कर रहे हो कि बिल्कुल कि भाई आप हमारी वजह से हो। बस अब ये तो आपने उसको एक ये बता दिया ना, वो तो बेचारा एहसान के नीचे दबा जा रहा है कि मेरे तो पिता ने ये कर दिया, मेरी तो मम्मी ने आज ये कर दिया। हमारे तो मम्मी पापा, अगर मुझे लगता है कि कभी मैंने शायद माँ से कहा हो 3 बजे रात में, या मेरे ब्रदर ने कहा हो कि मम्मी चाय पीनी है, तो हमें कभी अपराध बोध का एहसास नहीं, आज होता है। आज लगता है कि यार मम्मी को बड़ा परेशान किया था। और आज भी कहते हैं तो माता जी क्या बहुत कहती हैं, अरे तो हम नहीं करते तो कौन करता। आज हमारे यहाँ जवाब क्या आता है, अच्छा बेटा रुको, मेड से कह दो जरा चाय बना देगी। हम एक कप चाय नहीं बना रहे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसके पूरे जीवन को तराश देंगे, आर्किटेक्ट बन जाएंगे, जिससे हमने शुरुआत की थी। नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। तो वो वाली बात शायद कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डेनियल गोलमैन की एक बहुत शानदार किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि किसी के जीवन में जो भी सफलता आती है, चाहे कितने बड़े स्तर की आए, उसमें 80% योगदान EQ का होता है, इमोशनल क्वोशेंट का, और ओनली 20% इंटेलिजेंट क्वोशेंट का होता है। बिल्कुल। तो यदि आप एक सफल और खुश व्यक्ति बनना चाहते हैं जीवन में, तो इन बातों को समझना जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि उनके अपने बच्चे के अच्छे भविष्य का, सफल भविष्य का और खुश भविष्य का निर्माण करना है। बिल्कुल। तो आपने बहुत शानदार इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की कि हम डाल क्या रहे हैं। हम हर पल अपना जीवन मतलब अपने बच्चे का जीवन, जिस जीवन को हम इस दुनिया में लाए हैं, बना रहे हैं, और उसका हम जो रिमोट कंट्रोल है वो सबके हाथों में दे रखा है हमने, या किसी और के हाथों में दे रखा है। और ये क्यों? समय का अभाव। मुझे लगता है 24 घंटे तो दुनिया में डॉक्टर साहब सभी के पास हैं, और उसी में सब कुछ करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये आपके साथ संवाद चल रहा है। समय इजाजत दे रहा है कि हम इसको करें, और फिर नेक्स्ट किसी और एपिसोड में एक सीरीज आपके साथ पूरी बनाएंगे। बिल्कुल। कोई और विषय पे रखेंगे। चलते चलते एक शानदार, वैसे तो आपने सारे मैसेज बड़े शानदार दिए हैं, कोई एक ऐसा मैसेज पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो उनके लिए उनके मनों में अंकित हो जाए। मैंने अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ एक बात सीखी है जी। बल्कि मैं यहाँ 2 बातों को कहूँगी जो अलग अलग हैं। जी। पहली, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। हर बात को कहने का तरीका होता है। बात का तरीका ये निर्धारित करता है कि बात क्या कही गई। क्या बात। आवाज ऊंची करके हम बात की अहमियत को कम करते हैं। तो हर बात को कहने का तरीका है। ये हुई पहली बात जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मैंने ये अपने जीवन में इस कदर उतारा। शुरुआत में तो शायद मुझे लगता है यंग रहे तो एक जुनून, कहते हैं ना, वो गीता में एक शब्द है कि हम शुरुआत में कर्मों से इतने ज़्यादा, कर्मों का बड़ा हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जोर होता है, बहुत ज़्यादा हम कर्मशील हो जाते हैं जी। तो भक्ति रस को भूल जाते हैं। जबकि भक्ति योग सबसे बड़ा, क्योंकि भक्ति योग में कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऊपर वाले पे, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी कि कर्मों के जो प्रभाव से अपने आप को बहुत ज़्यादा, आवाज़ को या व्यक्तित्व को किसी और के ऊपर हावी नहीं होने देना, और हर बात को कहने का एक तरीका है। दूसरा, लाइफ कम्स इन चैप्टर। जिंदगी जो है डॉक्टर साहब वो एक हर पल एक चैप्टर है। एक चैप्टर खत्म होगा, कोई एक अध्याय खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। अब हमें करना क्या है, जीवन का कोई भी अध्याय खत्म होगा ना, आपको पता चलेगा कि आज ये खत्म हुआ, ये चैप्टर या ये जर्नी या जो भी, हर यात्रा, हर अध्याय के बाद एक लास्ट में, हर चैप्टर के बाद होता है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। उसकी लर्निंग्स को याद रखिए और आगे बढ़िए, पन्ना पलट दीजिए। आप नहीं बढ़ेंगे, जिंदगी बढ़ जाएगी। तो ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, पन्ने पलटते रहिए, जीवन अपने आप चलता रहेगा। और हर चैप्टर के अंत के लेसन को याद रखिए कि ये जीवन में फिर दोबारा नहीं गलती करें, या जो भी आपको लेसन मिला उसको बहुत अच्छे से लें।
और अपने आसपास एक स्टूडेंट था मेरा, उसने मुझसे पूछा एक बार ये सवाल कि मैम सक्सेस क्या है। तो एक बार शायद मेरी बातचीत किसी यंग बच्चे से भी हो रही थी, तो मैंने कहा कि सक्सेस बेटा, अगर 400,000 करोड़ के कंपनी का मालिक मुझसे पूछ रहा है कि सक्सेस क्या है, तो मेरा इतना ही जवाब होगा कि अगर आपके होने से दुनिया में आसपास खुशहाली है, लोग डरा हुआ सहमा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपके होने से जीवन में दुख है किसी के, कोई डरा हुआ है, कोई आपके होने से खुश नहीं है, तो आप अनसक्सेसफुल हैं। सक्सेस इज बाय द वे यू हैंडल इट। सक्सेस सबसे पचाई नहीं जाती। इट इज़ वेरी प्रिटेंशियस, वेरी प्रिटेंशियस। फेलियर इज़ वेरी रियल। बहुत बहुत सच है, फेलियर सत्य है। सक्सेस जो है वो प्रिटेंशियस होती है, छलावा है, वो आज है कल नहीं है। तो उसको रखना, उसको संभालना, उसके साथ जीना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर पाते हैं तो मेरे मायने में, मेरी अपनी जो विचारधारा है उसमें आप सही मायने में सक्सेसफुल हैं। और जीवन, यकीन मानिए, ये सारे युवकों के लिए है, ये सारे यंगस्टर्स के लिए बहुत खूबसूरत है। उसको सहजता से लीजिए, खुशी से लीजिए, खुश रखिए और खुश होइए। सुख से रहना और सुखी करना ये दो अलग बातें हैं। खुद सुख से बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी सुखी करिए। बहुत शानदार मैसेज इस अंतिम प्रश्न का दिया। पहली बात तो जीवन चलने का नाम, चलते रहना सुबह इसका शाम। काम सही बात ठीक है। और दूसरा मैसेज भी बहुत शानदार है कि कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी। आप सफल तभी है जब आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है बिल्कुल। अपने आप को आगे बढ़ाने का। मोक्ष क्या है? मोक्ष है लगातार सीखना, लगातार प्रगति करना। आप कल क्या थे, आज क्या है, अपना बेटर वर्जन बनना, बिल्कुल है ना। ये मोक्ष है। मोक्ष की अवधारणा इसकी कोई अलग नहीं है। और मैं इन्हीं शब्दों से आज का ये पॉडकास्ट खत्म करना चाहूँगा जिससे हमने शुरुआत की थी कि हमने इलाहाबाद की त्रिवेणी को घरौंडा में आज बुलाया, इस पॉडकास्ट पे बुलाया। हमने शुरुआत की थी ज्ञान, सहजता और प्रेरणा की त्रिवेणी। लेकिन मैं अंत करूंगा, गीता में 3 किस्म के योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उन तीनों की त्रिवेणी। हमने इनका ज्ञान भी देखा, हमने इनकी भक्ति भी देखी और इनका कर्म तो हम देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत शानदार ये एपिसोड रहा। रियली दिल से कहूँ कि मज़ा आ गया। और एक बात और कहनी मुझे शुरू में चाहिए थी। मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, उनकी श्रीमती जी हैं। और एक और बात कि आज ये 19वां एपिसोड है हमारा और आप पहली महिला हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है ये कि श्रेय भी आप ही को जाता है तो आने मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे लगता है कि परिवार में जितने भी रिश्ते हुए हैं, जिनसे मेरा परिचय हुआ जब मैं आई इस परिवार में, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे बात अच्छी लगी कि वो डॉक्टर साहब का, जो आपके बड़े भाई साहब का, उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक, मैं यहाँ उनको डिफाइन करूँगी। क्योंकि देखिए फिर वही बात है कि हम जब किसी पद पे या किसी भी रोल को निभाते हैं तो उसके पीछे एक पूरी फौज होती है। तो डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे अपनी जितनी भी जर्नी यात्रा रही, कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और उड़ने दिया। मतलब वो एक खुला आकाश दिया, मतलब एक पार्टनर के रूप में, कंपेनियन के रूप में, फ्रेंड के रूप में और मेंटोर के भी रूप में। क्योंकि उनको भी बहुत, तो आप तो जानते ही हैं, डॉक्टर साहब का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, आयाम है उनके बड़े। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वो दिया। तो मुझे लगता है कि मैं लकी रही हूँ, ऊपर वाला मुझसे ज़्यादा ही खुश है। तो बहुत मज़ा आया। आपको आज के इस पॉडकास्ट में पाके हम भी अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, ये जर्नी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। हम डॉक्टर तुलिका को फिर इस मंच पे बुलाएंगे और नए नए विषयों पर उनसे बात करेंगे। तो आज मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे और दोबारा से डॉक्टर तुलिका का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। और अंत में चलने से पहले एक अनुरोध, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो का लिंक आपसे मिस ना हो। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार।